नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बहुत ही तकलीफदेह लेकिन बहुत ही खुशी भरी हुई खबर लेकर आपके बीच आया हूं। आपको भी थोड़ा हैरानी होगी कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूं। कोई खबर खुश करने वाली और तकलीफ देने वाली दोनों एक साथ कैसे हो सकती है। जापान की एक खबर है। एक इंसान को 88 साल का है, वो इवाओ हाकामादा नाम है उसका। उसको भी जेल से बेकसूर करार देकर बरी किया गया है। कल की बात है, कल की 88 साल की उम्र में। उसके ऊपर 1968 मैं अपनी उम्र जाहिर करने पे ज़्यादा भरोसा नहीं रखता, लेकिन मैं 10 बरस का था उस समय। उस बरस इस आदमी को मौत की सज़ा सुनाई गई थी जापान में। मैंने तब जापान का नाम तो सुना होगा, मौत की सज़ा क्या है नहीं मालूम रहा होगा। 1968 मौत की सज़ा सुनाई गई इस आदमी को। जेल में बंद रहा, मौत की सज़ा का इंतज़ार करते रहा कि किस दिन उसको वहाँ पे, मुझको नहीं मालूम है जापान में फांसी होती है, बिजली से मारते हैं, क्या करते हैं। हर देश के अपने तरीके रहते हैं। जहाँ मौत की सज़ा है वहाँ मारने के उनके अपने तरीके रहते हैं। हिंदुस्तान में फांसी दी जाती है। अमेरिका के कुछ राज्यों में बिजली के झटके से मारा जाता है, कुछ में केमिकल के इंजेक्शन देकर मारा जाता है। अपने अपने राज्य के तरीके हैं। तो जापान के इस आदमी इवाओ हाकामादा पर ये तोहमत थी, आरोप लगा था कि इसने अपने बॉस को, उसकी पत्नी को और 2 बच्चों को, इन सब को चाकू घोंप कर मार डाला था। आग लगा दी थी उनके घर में, वहां से कुछ नगद रकम चुरा ली थी। 4 कत्ल का जुर्म इसके ऊपर लगाया गया था। 1968 में इसको सजा हुई। तब से ये मौत की राह देख रहा था कि कब इसको मौत दी जाएगी जेल में। 46 साल मौत की कतार में लगे लगे कल उसको बेकसूर बरी किया गया है। 46 साल, 88 बरस उसकी उम्र है। इसमें से अगर 46 को घटा दें तो शायद 42 बरस की उम्र में इसको मौत की सज़ा हुई थी। 88 साल की उम्र में अब दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता है। आप सोच के देखिएगा, 1 घंटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ता है तो हम बेचैन होने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, सरकार को गालियां देने लगते हैं। इस आदमी के ऊपर झूठी तोहमत लगाई गई थी। सरकारी वकीलों ने, पुलिस के वकील ने इसके ऊपर झूठी तोहमत लगा दी थी। कुछ ऐसे कपड़े बरामद करना बतलाया गया था जिसके ऊपर खून का एक दाग मिला था। वो कपड़े इसके थे ही नहीं, इवाओ हाकामादा के कपड़े ही नहीं थे वो। और इसके ऊपर तोहमत लगा दी गई 4 कत्ल की, घर को जला देने की, तो आगजनी और 4 कत्ल, मौत की सजा सुना दी गई थी। आखिर में जाकर अदालत में बहन इससे कोई 3 साल बड़ी है, 91 साल की। जापान में लोग लंबा जीते हैं। हिंदुस्तान में कोई 88 साल के उम्र के किसी व्यक्ति पे झूठी सजा उसको सुना दी जाए, गलत सजा सुना दी जाए, तो शायद उसके घर में उससे बड़े कोई बचाने के लिए रहेंगे भी नहीं। 91 साल की बहन इसकी हर पेशी पर मौजूद रहती थी, अदालत में बैठे रहती थी, जाकर भाई की बेगुनाही को साबित करने के लिए, देखने के लिए वकीलों से बात करती थी। 2014 में, आज से 10 बरस पहले, एक जज को लगा कि नहीं, ये मामला गड़बड़ है, इसके खिलाफ सबूत नहीं है, इसको गलत सजा सुनाई गई है। तो उस जज ने उसको मुकदमे को दोबारा खोलने का आदेश दिया, दोबारा खोलने का, जिसमें मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी। और इवाओ हाकामादा को पैरोल पर रिहा किया, जमानत पर रिहा किया। तब से बहन उसको अपने घर में रख कर उसका ख्याल रख रही है, क्योंकि इसकी हालत ऐसी नहीं रह गई थी कि अपनी खुद की देखभाल कर सके। 10 बरस लगा, 2014 से आज 2024 तक।
10 बरस लगा बेगुनाही साबित होने में और 46 बरस तक मौत का फंदा, फांसी का फंदा या बिजली का तार या केमिकल इंजेक्शन, जो भी तरीका होगा जापान में, वो इसके सिर पर टंगा हुआ था, इस आदमी के सिर पर। अब बेगुनाही साबित हुई है। अब साबित हुआ है, सरकारी वकीलों ने फर्जी सबूत पेश किए थे कोर्ट में, फर्जी सबूत। कैसे लोग होंगे, कैसे वकील होंगे? किसी वकील के घर वाले को तो मारा नहीं था इसने। कैसे वकील होंगे जिन्होंने एक बेगुनाह को सजा दिलवाने के लिए फर्जी सबूत पेश कर दिए? अदालतों ने लापरवाही से उन सबूतों को मान लिया, एक बेगुनाह को मौत की सजा सुना दी। पड़े रहा, जेल में पड़े रहा वो 1968 से लेकर 2014 तक जेल में पड़े रहा। क्या हालत हुई होगी आप सोचिए। एक बेकसूर को कितनी बड़ी जिंदगी होती है। 46 बरस कितनी बड़ी जिंदगी होती है किसी को रिहा होने में मौत की सजा से। हो सकता है कि ये आदमी, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, हो सकता है कि ये आदमी इस दिमागी हालत में भी ना रहे कि ये खुशी मना सके। क्या जिंदगी बची होगी 88 साल की उम्र का बीमार, लेकिन बहन खुश है। माँ और बहन, जिंदगी में ये दो महिलाएं जो हैं सबसे अधिक खुश होती हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर आप किसी वजह से अपनी बहन की पर्याप्त इज्जत नहीं करते हैं, इस मिसाल को देख लीजिए। 91 साल की बहन 88 बरस के भाई के लिए पूरी ज़िंदगी लड़ते रही। आपको मालूम है, जितने मर्दों को किडनी की, लिवर की, किसी शरीर के अंग की ज़रूरत पड़ती है ट्रांसप्लांट के लिए, माँ, बहन, बीवी, यही 3 रहती हैं। इनमें से किसी एक से उसको किडनी मिलती है, लिवर मिलता है। बहन ऐसी रहती हैं। बाप की छोड़ी दौलत में बहन को हक देने में अगर आपकी नानी मरती हो तो ध्यान रखना कि आप मरने की नौबत में रहोगे तो भी आपकी बहन आपका ख्याल रख सकती है। खैर, मैं इस बात पर आ रहा था कि एक न्याय प्रक्रिया, जापान बड़ा विकसित देश है, बहुत संपन्न देश है, साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। कोई वजह नहीं थी कि जो जांच खून के कपड़े की, उसमें खून का दाग, खून है नहीं है, किसके कपड़े हैं, अगर ये बात वहाँ पर सरकारी वकील अदालत में गलत साबित कर रहा था तो सोच लीजिए, टेक्नोलॉजी, साइंस दोनों बहुत बढ़े हुए हैं वहाँ पर। इसके बाद इस तरह से वहाँ पर ये मामला गलत साबित हुआ, अदालत में गलत सबूत साबित किए गए वहाँ पर। अब जाके अदालत ने पाया ये सबूत झूठे थे। क्या किसी की जिंदगी हो सकती है? थोड़ा सोच के देखिए। इतनी लंबी बेकसूर कैद। और वैसे मैं आपको बतलाऊं, मैंने कुछ आंकड़े देखने की कोशिश की है। इससे भी कुछ अधिक वक्त तक जेल में रहने वाले, ये 46 बरस तक रहा है जापान में। मुझको अमेरिका का एक केस दिख रहा है, ग्लेन सिमंस का, जिसको 48 साल 1 महीना और 18 दिन के बाद जेल से जुलाई 2023 में छोड़ा गया। वो एक ऐसे कत्ल में बंद था जो उसने किया नहीं था। 48 साल 1 महीना 18 दिन एक ऐसे कत्ल में बंद था। ये एक अमेरिकी व्यक्ति, ग्लेन सिमंस, जो उसने किया नहीं था। इस मामले में आखिरी में जाके साबित हुआ, जो सरकारी वकील रहते हैं, जो किसी आरोपी के ऊपर जुर्म साबित करते हैं, उन्होंने कहा कि कुछ खास सबूत इस मामले में ऐसे थे जो इस व्यक्ति के वकील को हमने नहीं दिए थे। अब जाके सरकारी वकीलों ने मंजूर किया है अमेरिका में। तो जुलाई 2023 में इस बेकसूर को
48 साल 1 महीना 18 दिन के बाद छोड़ा गया। आप सोचिए क्या हालत है। मैं एक दूसरी लिस्ट है मेरे पास में, इसके ठीक नीचे एक दूसरा है 47 साल, एक है 46 साल, एक है 45 साल, एक है 44, 44, 43, 42, 42, 42, 42, 41, 40, 40, 39, 39, 39, 38, 38, 38, ये साल हैं जो बेकसूरों ने जेल में गुजारे और इतने बरस बाद बेकसूर साबित होकर रिहा हुए। क्या न्याय व्यवस्था है ये। मैं जापान के बाद अब अमेरिका के न्याय व्यवस्था की बात कर रहा हूं। मैं आपको बतलाऊं, हिंदुस्तान में अदालती सिस्टम जो है उसमें भी गलत फैसलों की बड़ी गुंजाइश रहती है, बड़ी गुंजाइश। मैं अपना खुद का एक तजुर्बा कई बार बोल चुका हूं, बार बार मुझको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ है इसलिए कह रहा हूं। मैं अखबार नवीसी में आया था इमरजेंसी के दौरान 1976 में। 18 बरस उम्र थी और 1978 में 2 साल बाद रायपुर के जेल में एक कैदी को फांसी हुई। जेल सुपरिटेंडेंट से मेरी दोस्ती सरीखी थी, उम्र में मुझसे दुगने थे लेकिन दोस्ती थी। तो उन्होंने मुझको नियमों को शिथिल करते हुए अघोषित रूप से जिस कैदी को फांसी होनी थी उसके कोठरी में बैठकर उससे घंटों बात करने की छूट दे दी थी। हालांकि वहां पर सिपाही मौजूद रहते थे जेल के कि ये कैदी मुझ पर हमला न कर दे, क्योंकि उसको फांसी तो 7 दिन के भीतर होनी ही थी। उसको और कौन सी बड़ी सजा मिल जाती अगर मुझ पर वो हमला कर देता तो मैं उससे बात करता था। बैजू नाम था उस कैदी का। मैं तकरीबन हर दिन इन 7 दिनों में बैठकर घंटों उसके कोठरी में उससे बात करता था। उस पर भी 4 लोगों को मार डालने का आरोप था, इसलिए उसको फांसी की सजा हुई थी। 4 लोगों का, जैसा कि जापान के इस आदमी के ऊपर आरोप था, 4 लोगों को मार डाला उसने। ऐसा वो बार बार मुझको कहता था वो बेकसूर है। वो कहता था मुझको कि उसकी बीवी का गांव में किसी से चक्कर था और उन दोनों ने मिलके कुछ ऐसे सबूत गढ़ दिए, 4 लोगों को मार डाला, सबूत ऐसे गढ़ दिए कि ये फंस गया उसमें। ऐसा कहता था बार बार। बीवी जो है बच्चों को लेके गायब हो गई थी इसकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद से। इसकी हसरत थी कि एक बार बच्चों का मुंह देख लूं। बार बार मुझको कहता था कि साहब एक बार मेरे बच्चों का मुंह दिखा दो मुझको। बार बार मुझको कहता था कि मैं बेकसूर हूं। बहुत छोटा सा रिपोर्टर था मैं उस समय, 2 साल काम करते हुआ था, 20 साल उम्र थी। मुझको उतनी समझ भी नहीं थी कि सरकार में मैं उसकी कोई मदद कर सकूं। राजधानी भोपाल में थी, सारे बड़े अफसर वहां पर रहते थे। मैंने उसकी फांसी देखी, उसकी रिपोर्टिंग की, जो बातचीत उससे होती थी उसका जिक्र किया मैंने। मैं नहीं जानता कि जो वो कहता था वो बेकसूर है, वो है कि नहीं। हिंदुस्तानी अदालत में एक बहुत गरीब व्यक्ति अगर कोई है, और हिंदुस्तान में उस वक्त ऐसे कानूनी संगठन भी नहीं थे जो किसी बेकसूर, गरीब, कमज़ोर तबके के व्यक्ति की मदद करें, कानूनी मदद करें, ऐसे संगठन नहीं थे उस वक्त। बाद में अभी तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, पहले नहीं थे ऐसे लोग। तो मैं सोच रहा हूँ कि 46 बरस 48 बरस बाद जाकर ये बेकसूर साबित होते हैं। पता नहीं क्यों मुझको ऐसा याद पड़ रहा है कि ब्रिटेन का भी एक कोई मामला था। 48 बरस या 58 बरस बाद जाकर पता लगा था कि वो बेकसूर था। तब तक उसको फांसी हो चुकी थी, मारा जा चुका था जिस तरीके से भी। बहुत पुरानी बात है, मुझको अभी ठीक से याद नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर कोई बेकसूर रहे और उसको घेर कर मुकदमा चलाने वाले सरकारी वकील झूठे सबूत जुटाकर अगर किसी को मौत की सजा दिलवा दें, किसी गरीब के बचने की क्या गुंजाइश रहती है? उससे कोई गुंजाइश रहती है? आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में
किसी कैदी को अगर जेल से अदालत तक पेश करना है, उसमें भी उसकी ये ताकत काम करती है कि वो अगर अदालत में पेश होना चाहता है और उसके पास पैसा है तो तुरंत उसके लिए सिपाही पुलिस जुट जाते हैं, उसको पेश कर दिया जाता है। अगर वो चाहता है कि ना पेश हो तो पुलिस जेल के सिपाही कोई ना कोई अड़ंगा लगा के कोर्ट में पेश कर देते हैं कि पुलिस फोर्स नहीं मिली, इसलिए आज पेश नहीं किया जा सकता, अगली तारीख दें। फिर तो आप जानते ही हिंदुस्तानी अदालतों का हाल, तारीख पे तारीख चलते रहती है। मैं अभी जापान के इस आदमी के बारे में एक दूसरी वजह से भी बोल रहा हूँ। जापान हिला हुआ है इस मामले को लेकर। ये जापान का सबसे बड़ा, सबसे चर्चित मामला है। मौत की सजा पाकर कतार में लगे हुए 46 बरस गुजारना बहुत बड़ी बात है। मैं एक दूसरी चीज सोच रहा हूं। हिंदुस्तान में अभी पिछले 5-6 बरस से एक फैशन चला हुआ है, किसी के ऊपर यह तोहमत लगे कि उसने एक गाय मार दी है, ये तोहमत लगे कि किसी एक बच्ची से उसने बलात्कार कर दिया है, ये तोहमत लगे कि एक कोई जुलूस निकल रहा था किसी धर्म का और उसने उस जुलूस को देखकर थूक दिया। लोग दिन रात थूकते हैं। मैं साइकिल पर सुबह निकलता हूं तो मेरे बगल से जो मोटरसाइकिल पे निकलते हैं तो मैं सहम के थोड़ा दूरी बना लेता हूं, कब मोटरसाइकिल पे चलने वाले थूकें, कब मेरे मुंह पे वो थूक आ जाए, कब मेरे हाथों पे वो थूक आ जाए। कई बार होता है, लोग पूरे समय थूकते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा भी हुआ था, एक धर्म का जुलूस निकल रहा था, दूसरे धर्म वाले ने कुल्ला कर दिया या कुछ हुआ, उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया, बुलडोजर ने पहुंच के उसका घर गिरा दिया। शाम को रिपोर्ट होती है, एफआईआर, जुर्म दर्ज होता है, सुबह बुलडोजर पहुंच जाता है कई साल पहले का कोई एक नोटिस लेकर कि इसको गिराने का हमने कई साल पहले नोटिस दिया था, उसको गिरा देते हैं, मकान गिरा देते हैं, दुकान गिरा देते हैं। परिवार में और लोग भी रहते हैं जिसके ऊपर तोहमत लगी है छेड़खानी की, गाय को मारने की, दंगे की, पत्थर फेंकने की, थूकने की। उसके परिवार के और लोग भी रहते हैं घर में। कई तो ऐसे मामले हुए कि जो उसका पता था आरोपी का, मकान बाप के नाम पे था, मां के नाम पे था, किसी और के नाम पे था, उसको भी गिरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी बड़ा कड़ा रुख अख्तियार किया है बरसों के बाद में। मुझको ऐसा लगा कि इन बरसों में मैंने कम से कम 10-20 बार अपने संपादकी में, एडिटोरियल में इसके खिलाफ लिखा था कि ये नाजायज है, ऐसा गिराना नाजायज है, ये सांप्रदायिक भी है, धर्मांध भी है, नाजायज भी है, ये नहीं होना चाहिए। बार बार मैं लिखते आ रहा था। खैर, सुप्रीम कोर्ट को किसी ने मेरी कतरन भेजी होगी और जजों ने मेरा लिखा हुआ पढ़ के किया हो गया, ऐसा मैं खुशफहमी में नहीं रहता। लेकिन जजों ने किया, आखिरी में जाके जजों ने वही माना है जो मैं 6 साल से लिखते आ रहा हूं। जो यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सिलसिला चालू किया बुलडोजर जस्टिस का, उस पर मैं 6 साल से जो लिखते आ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने वही बात अब जाकर लिखी है अपने फैसले में और कहा है कि किसी के ऊपर आरोप लग जाए, जुर्म दर्ज हो जाए, एफआईआर हो जाए, इससे आप उसका दुकान मकान कुछ गिरा नहीं सकते। बंद करो ये सिलसिला। बुलडोजर जस्टिस जो है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैरकानूनी करार दे दिया, असंवैधानिक, गैरकानूनी। और संविधान की शपथ लेकर काम करने वाली सरकारें ये कर रही थी। अभी मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज मिलते हैं लोगों के भेजे हुए, जो कहते हैं कि अब बंद कर दिया है ना सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर, तो अब जो छेड़खानी होगी, बलात्कार होगा देश का, उसको सुप्रीम कोर्ट ही आके रोके। सरकार तो अब नहीं रोक सकती क्योंकि बुलडोजर बंद हो गया है। मैं सोचता हूं कि जहां पर 40 साल, 46 साल, 48 साल बाद जाकर किसी की बेगुनाही साबित होती है, वहां पर आप उसके खिलाफ खुद ही एफआईआर कर रहे हैं और 2 दिन के भीतर उसका पूरी जिंदगी का बनाया हूं उसका मकान, दुकान, सबको बुलडोजर से गिरा दे रहे हैं।
खाने को नहीं रह जाता परिवार के पास, अगले दिन सिर छुपाने को जगह नहीं रह जाती, बच्चों का दूध नहीं रह जाता, ऐसे परिवारों में आप इस रफ्तार से फैसला करते हैं। ये हिंदुस्तान के मुकाबले ये ज़्यादा विकसित देश हैं, जापान, अमेरिका। यहाँ पे कानून का ये हाल है कि 46 साल बाद जाकर, 48 साल बाद जाकर ये साबित होता है कि सरकारी वकीलों ने जालसाजी करके, धोखाधड़ी करके, गढ़े सबूत डालकर, झूठ पेश करके, तथ्यों को छुपाकर किसी बेगुनाह को सजा दिलवा दी थी। 48 साल बाद बेगुनाही साबित हुई। आप खड़े खड़े 48 घंटों के भीतर फैसला ले लेते हैं, सजा सुना देते हैं, बुलडोजर से गिरा देते हैं किसी को 48 घंटे में। यहां बेगुनाही साबित होने में 48 बरस लग रहे हैं। फांसी की सजा, मौत की सजा के बाद 48 बरस बाद बेगुनाही साबित हो रही है। आप 48 घंटे में सजा सुना दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो एक कोई था ना धावक, मुझको ठीक से याद नहीं है उसका क्या नाम था, जिसने तेज रफ्तार दौड़ने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी सरकारें जो हैं जल्लाद बनकर उसी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले धावक की रफ्तार से दौड़ती हैं और 24 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर सजा दे देती हैं, बाद में अदालत में चाहे जो साबित हो। इंसाफ का सिलसिला बड़ा बेइंसाफ होता है। आप ये सोच के देखिएगा कि 48 घंटों में जिनके दुकान मकान आप गिरा दे रहे हैं, महज एक आरोप के ऊपर कि इन्होंने पत्थर फेंका था, पत्थर चलाया था। मुझको याद है इसी यूपी का, अभी पिछले साल की ही बात है, इसी यूपी की एक जिला है, वहां पे एक हिंदूवादी संगठन के नेता ने उस इलाके के थानेदार का तबादला करवाने के लिए कुछ हिंदू और एक मुस्लिम ऐसे लोगों को भाड़े पे लिया, गाय कटवाई, उसको जगह जगह डलवा दिया, मंदिरों के सामने दूसरी जगह, ताकि इतना बवाल हो जाए उस थाना इलाके में कि उस हिंदू थानेदार का ट्रांसफर हो जाए, दूसरा आ जाए। इसकी जांच हुई, थानेदार से लेके एसपी तक और आईजी तक सारे हिंदू थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही थे पिछले साल। मैंने वीडियो देखा है आईजी का, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने कैमरों के सामने कहा कि किस तरह इस एक आदमी ने, उन्होंने हिंदू मुस्लिम शब्द नहीं कहे, उन्होंने नाम कहे, लेकिन मैं तो नाम से पहचान लेता हूं। तो उन्होंने कहा कि इस एक आदमी ने, जिसका नाम हिंदू था, इसने इलाके के टीआई का ट्रांसफर करवाने के लिए, जिसका नाम हिंदू था, कुछ लोगों को भाड़े पे लिया, जिसमें 2-3 नाम हिंदू थे, एक मुस्लिम का था, और गाय कटवा के उसको जगह जगह डलवा दिया। और किसी और मुस्लिम से झगड़ा था, उसका आधार कार्ड या कुछ वहां पे डलवा दिया, गाय के टुकड़ों के साथ डलवा दिया। एक मुस्लिम को फंसाने का भी निपट जाए, इधर टीआई निपट जाए, एक हिंदू टीआई निपट जाए, एक मुस्लिम से दुश्मनी थी वो निपट जाए। पकड़ा गया, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने पकड़ा। पिछले साल की बात है, हो सकता है पिछला साल भी ना हो, इसी साल में कुछ महीने पहले की बात हो। जांच अधिकारी हिंदू, एसपी हिंदू, आईजी हिंदू, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे में मैंने सुना, ट्विटर पर वीडियो यूपी पुलिस के उस जिले के ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया गया है। कोई शक की कोई गुंजाइश नहीं है। इधर आप लोगों के ऊपर तोहमत लगाते हो और बुलडोजर से घर गिरा देते हो। ये तो भला हुआ जो सुप्रीम कोर्ट जो है, कुंभकर्ण की 3-4 नींद जब पूरी हो गई तो सुप्रीम कोर्ट की नींद खुली है और उसने ये फैसला दिया कि ये बुलडोजर की जस्टिस नहीं चलेगी, पूरे देश में बंद करो ये सिलसिला, और गाइडलाइंस इशू की कि किसी का गिराना है मकान दुकान कुछ भी चीज़ तो पहले इन चीज़ों को चेक करो। अच्छा फैसला दिया, देर से दिया, अच्छा फैसला दिया। और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जो कहा जाता है कि देर से मिला इंसाफ इंसाफ नहीं होता है, क्योंकि हजारों लोगों के, हजारों, जिनमें शायद 95% मुस्लिम हैं,
हजारों लोगों के दुकान मकान गिरा दिए गए इस दौरान, और सुप्रीम कोर्ट सोते रहा। नींद थोड़ी लंबी हो गई सुप्रीम कोर्ट की। मेरे पास दिल्ली का कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं था जिस पे चीख चीख के मैं बोल पाता, और जजों की मजबूरी हो जाती मुझको सुनते हुए इस मामले पर फैसला देना। मैं छोटे शहर में बैठा हुआ छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं जैसे जैसे जापान के इस मामले को पढ़ रहा हूँ, बीबीसी की रिपोर्ट है, लंबी रिपोर्ट है, उसको पूरा का पूरा पढ़ रहा हूँ मैं, कि कैसे दशकों तक उसके खिलाफ ये चलते रहा, खड़े रहा मौत की कतार में। आज मेरे को मार डालेंगे कि कल मार डालेंगे जेल में। मुझको लगता है कि हिंदुस्तान में जिस रफ्तार से हजारों लोगों के दुकान मकान बुलडोजर से गिरा दिए गए इंसाफ के नाम पर, मैंने लिखा था कुछ हफ्ते पहले, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के कुछ हफ्ते पहले मैंने लिखा था इस बात को एक बार और। क्या आपने ये देखा है कि जिसका पुराना नोटिस निकाल के आप बुलडोजर से गिरा रहे हो, उस शहर में, उस इलाके में, उस मोहल्ले में, और किस धर्म के कितने लोगों के नाम पे ऐसे नोटिस पहले से इशू हैं? ऐसा तो नहीं है कि ऐसे नोटिस किसी दूसरे धर्म के 200 लोगों के नाम पे हैं, जारी हुए हैं, उतने ही सालों से पड़े हैं, और आप केवल उसके ऊपर तोहमत लगाकर 48 घंटे के भीतर ऐसे नोटिस को निकाल कर दिखाकर उसका बुलडोजर चला दे रहे हो उसके ऊपर। आप सोच के देखिएगा, जस्टिस वही होती है जो बेकसूर को, बेगुनाह को बचने का पूरा मौका देती है। ये जापान का मामला है 46 बरस, अमेरिका का मामला है 48 बरस, 48 बरस कुछ महीने और भी हैं उसमें, उसके बाद बहुत सारे मामले हैं ऐसे। मैं थोड़ा विचलित हूँ इसको लेकर। बेगुनाही साबित होना बड़ा लंबा सिलसिला रहता है, खासकर गरीब कमज़ोर तबका, जब न्यायपालिका पुलिस भ्रष्ट हों उस वक्त और लंबा हो जाता है। ये बड़ा लंबा चलता है ये सिलसिला। इसमें जो सबसे कमज़ोर हैं उनके बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सबसे कमज़ोर को फंसा के सज़ा दिलवा देना बड़ा आसान रहता है। कई बार ये भी होता है कि कोई ताकतवर दौलतमंद जो है उसको बचाने के लिए किसी गरीब को फंसा लिया जाए, ये भी होता है कई बार। आप सोच के देखिएगा कि दुनिया के विकसित देशों में तमाम साइंटिफिक एविडेंस का तरीका मौजूद रहते हुए जब 46 और 48 बरस बाद मौत की सज़ा पाए लोगों को पूरी तरह बेगुनाह पाया जा रहा है, तो 48 घंटों में जिसका मकान दुकान, जिसके सिर पर से साया आपने बुलडोजर भेज के हटा दिया, और जिसको लोग ताली बजाते लोग मौजूद हैं आज भी, इसके घर भी बुलडोजर भेजो, उसके घर भी बुलडोजर भेजो, जैसे कि देश की सरकार नहीं है, विविध भारती है ये, कि आपके फरमाइशी गाने बजाए। लोग इतने हिंसक हो गए हैं कि चौराहे पर पत्थर मारने मिले तो हर कोई पत्थर लेकर तैयार हो जाएंगे। वो इंसाफ का सिलसिला भी नहीं देखेंगे। आपको ध्यान है ना, मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही यहाँ कहा था, एक कोई प्रवचन करता यहाँ आके प्रवचन करके गया है, बतलाया था ना मैंने आपको, कुछ पंडित प्रदीप मिश्रा नाम है या कुछ ऐसा नाम है, प्रवचन में बोल के गया है वो, मैंने उसका वीडियो भी आपको दिखाया था, कि अगर कोई ऐसा काम करे, किसी बच्ची के साथ बुरा काम करे आपके इलाके का कोई, तो उसको चौराहे पे जिंदा जला दो। ना पुलिस की ज़रूरत है, ना अदालत की ज़रूरत है, कोई सबूत की ज़रूरत भी नहीं है। आप छांट लो, आपके मोहल्ले में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप छांट लो कि किसके ऊपर तोहमत लगाना है, उसको चौराहे पे जला दो। कि महाराज जी बोल के गए हैं, प्रवचनकर्ता जी बोल के गए हैं, ईश्वर का नाम लेते हुए बोले हैं, इस लाइन के पहले 200 बार ईश्वर का नाम, नाम के बाद 200 बार ईश्वर का नाम, तो ये भी मान लो ईश्वर की ही नसीहत है, ऐसा पेश करके गए हैं। देश में इंसाफ की समझ को मजबूत रखना जरूरी है। आप ये सोच लीजिए कि जिनके घरों पे बुलडोज़र चल रहे हैं, जिनकी दुकानों पर बुलडोज़र चल रहे हैं, वो अगर घर आपका होता तो कैसा लगता? क्या आपको नहीं लगता कि अदालत में साबित तो हो जाने दो मामला? और हिंदुस्तान की कोई भी सज़ा ऐसी नहीं है
कि किसी मामले के आरोपी का घर गिरा दो बुलडोजर से। ये पूरा गुंडागर्दी का सिलसिला था। मेरे जैसे लोग, कुछ एक लोग रहे होंगे और भी, मेरे जैसे लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे, इस बुलडोजरी इंसाफ का लगातार लिख रहे थे। लोग निराश भी होते थे मुझसे, क्योंकि लोगों को मॉब लिंचिंग, भीड़ हत्या अच्छी लगती है। लोगों को लगता है कि ये भैंस भी लेके जा रहा है गाड़ी में तो इसका पीछा करो। 60-70 किलोमीटर तक पीछा यही हुआ है रायपुर महासमुंद जिले में। 63 किलोमीटर पीछा किया, घेर के मारा। 3 लोगों को ऐसा मारा, या तो मार कर पुल से फेंका, या वो मार खाते खाते पुल से कूद के उन्होंने जान दे दी, जो भी होगा। या तो इंसाफ ऐसा आप सड़क के ऊपर कर लें, गौ रक्षा के नाम पे गौ गुंडई कर लें, गौ रक्षा के नाम पर आप मानव हत्या कर लें। ये भी चल रहा है सिलसिला, मेरे बिल्कुल करीब चल रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है, मैं देख रहा हूँ उसको। ये इंसाफ है? किसने आपको कहा सड़क पर इंसाफ करने के लिए? क्या पुलिस और अदालत इस देश में खत्म हो गए हैं? जो बुलडोजरी इंसाफ चाहते हैं वो लोग ऐसी भीड़ हत्या भी चाहते हैं। वो आप मान के चलिएगा, किसी दिन आप ऐसे घेरे में आए तब आपको क्या अच्छा लगेगा? भीड़ के हाथों चिथड़े उड़ना, या आपके घर मकान का बुलडोजर से ऐसे गिरना? सोच के देखिएगा। और याद रखिएगा कि बेगुनाही साबित होने में जापान में 46 बरस और अमेरिका में 48 बरस का रिकॉर्ड है। आप अपने देश के बारे में सोच के देखिए, जहां आनन फानन आप सड़क पर इंसाफ चाहते हैं, ताली बजाने के लिए आपके हाथ दोनों खाली रहते हैं। कोई काम कर रहे हैं तो उसको छोड़कर ताली बजाने के लिए खड़े हो जाते हैं। अटल जी रहते तो कहते कि ये अच्छी बात नहीं है। मेरा ये एडिटोरियल आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भेजिएगा भी। आपके अगर दोस्तों में कुछ बहुत ही परले दर्जे के सांप्रदायिक लोग हैं, नफरत जीवी लोग हैं, जो दिन में 3 बार नफरत खाते हैं तब उनका पेट भरता है और नींद आती है, तो उनको मत भेजिएगा। उनकी आत्मा को क्यों तकलीफ देना? वो अपनी नफरत के साथ जिएं। उनको सुधारने की मेरी कोई ताकत नहीं है। लेकिन अगर आपके ऐसे दोस्त हैं जो थोड़ी बहुत समझदारी रखते हैं, जो सुनना चाहेंगे इंसाफ की बात, तो उनको ये वीडियो आप ज़रूर भेजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं आपको ये कैसा लगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह कि अगर आप दोपहिए पर चलाते हैं या चलते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। और आप किसी धर्म को मानने वाले हैं तो अपने हेलमेट के ऊपर अपने धर्म का नाम, निशान, फोटो जो आपको लगवाना हो लगवा लीजिए। हमारे फोटोग्राफर ने जगदलपुर से कल मुझको फ़ोटो भेजी है कि हेलमेट के ऊपर कुछ राम का या हनुमान का ऐसे किसी के फ़ोटो वगैरह बने हैं या नाम लिखा हुआ है। हम दिखाते हैं आपको, अभी आप कर लीजिए। आपको लगता है कि हेलमेट बेकार है तो कम से कम अपने ईश्वर का नाम फ़ोटो लगा लीजिए, उसको टांग लीजिए सिर के ऊपर, तो आपको लगेगा कि सिर पर ईश्वर का साया है। अपने सिर को बचा कर रखिए। आपका सिर फूटे हुए तरबूज की तरह आपके घर पहुंचे तो अच्छा नहीं रहेगा। घर वाले चेहरा भी आखिरी बार आपका देख नहीं पाएंगे। मैं नहीं चाहता हूं ऐसा, इसलिए रोज आपको सावधान करता हूं। सरकार चाहे लागू न कर रही हो हेलमेट, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हेलमेट लगाइए। सरकार का चेहरा मत देखिए। सरकार का सिर नहीं है जो सड़क पे फूटेगा। सरकार तो सायरन और लाल बत्ती लगी हुई बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलती है, बड़े बड़े काफिलों में। उसको हेलमेट की फिक्र नहीं है, सिर की फिक्र उस तरह से नहीं है। लेकिन मैं और आप तो दोपहिए पर चलते हैं। मैं पूरे समय नहीं चलता, लेकिन बहुत बार चलता हूँ। हेलमेट लगा कर चलता हूँ। हेलमेट लगा कर रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। हेलमेट लगाने का नियम पुलिस के लिए नहीं है, सरकारी खजाने के लिए नहीं है, आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए। अपने घर की परवाह कीजिए। फिर मिलेंगे।